जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी को बीपीएससी की तरफ से जो घटना चक्र होती है, घटना चक्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। ये जो क्लास है आपकी बीपीएससी टीआरई एग्जाम 3.0 जो अभी आ रही है उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बीपीएससी ही एग्जाम करवाती है और बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन इसमें आने की प्रबल संभावना होती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह, निहारिका। आप सभी को पता है सौरमंडल का भाग कौन सा नहीं होता है? तो नेबुला, जिसे हम निहारिका बोलते हैं, ये जो है सौरमंडल का भाग नहीं होता, जबकि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं और ग्रह भी होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ। सौरमंडल में सूर्य अर्थात तारा और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल है। जबकि निहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, थे वो कौन से वैज्ञानिक थे? न्यूटन, डाल्टन, कॉपरनिकस और आइंस्टीन। तो कॉपरनिकस जो है ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपको 56 और 59 दोनों बीपीएससी प्री एग्जाम 2015 में पूछे गए हैं, 2 बार पूछा गया है, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसमें कहा गया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वराह मिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक, इतनी बात आप याद रखेंगे। इसलिए इसका विस्तार बता देते हैं ना, क्योंकि कई बार होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन से ना पूछ करके उसके विस्तार से क्वेश्चन, उसी से दूसरा क्वेश्चन बना दिया जाता है, इसलिए विस्तार भी कभी कभी बताना पड़ता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 20 करोड़ वर्ष या 25 करोड़ वर्ष? जो आपका सन है सूरज, उस तो हम लोग कौन से आकाशगंगा में रहते हैं? आप सभी को पता है हम लोग की जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे। ठीक है, दुग्ध मेखला, और उसका जो है आकाशगंगा का परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, सूर्य हमारी आकाशगंगा के अनेक तारों में से एक है। गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र अर्थात गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करता है। केंद्र के निकट तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। ठीक, गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 किलोमीटर 7.94 केपीसी या 25,896,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तथा 828,000 किलोमीटर पर आवर की गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष अर्थात कॉस्मिक ईयर कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, हमारे अंतरिक्ष में कितने सौरमंडल है? आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? ठीक, तारामंडल की बात की गई है, 87, 88, 89 या 90। तो हमारे जो तारामंडल है उसमें आपके 88 तारामंडल स्थित है। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है, जिसमें से अधिकांश के दक्षिण गोलार्ध में ही देखा जाता है। ठीक, ये जो क्लास है आपके लगभग सभी एग्जाम में बेनिफिट होगी, आप इसे जरूर अंत तक देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ये 4th नंबर क्वेश्चन था, सॉरी ये 4th था, 6 नहीं था, 4th नंबर था, काउंट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि,
मृग, वृश्चिक या वृष। तो जो सप्तऋषि आपका तारा है ये जो है ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। सप्तऋषि जो है आपका ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, जिसे ध्रुव तारा का संकेत सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला है ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, वह है मंगल, बुध, नेपच्यून, प्लूटो। यहाँ पे बुध ग्रह का कोई भी जो है उपग्रह नहीं है। सौर मंडल में केवल दो ग्रह बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। याद रखिए दो ग्रह ऐसे हैं, कितने ग्रह? दो ग्रह ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध है पहला, तो बुध और शुक्र याद रखेंगे, पूछ सकते हैं आपसे। फिर मंगल के दो उपग्रह हैं। नेपच्यून के 14 ज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें ट्रिटोन एवं मेरी प्रमुख है। वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्राग सम्मेलन में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। जो सौरमंडल है आपका, इसका सर्वाधिक गर्म ग्रह की बात करेंगे वो है आपका शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका टेम्परेचर की बात करेंगे तो 464 डिग्री सेंटीग्रेड है सेल्सियस। ठीक है, 464 464 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? या सांझ का तारा, मंगल, बृहस्पति, शुक्र या शनि। तो इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो वो है आपका शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा मॉर्निंग स्टार और सायंकाल का तारा इवनिंग स्टार दोनों कहा जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, रेड प्लैनेट बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि जो है वो वलयों से युक्त ग्रह है। मतलब वलय जो छल्ले होते हैं गैसों के, उससे बना है शनि आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 सेकंड, 1 मिनट, 8 मिनट या 24 मिनट। अब आपको बताना है कितना समय लेता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला जो प्रकाश है ये जो है 8 मिनट का समय लेता है। ठीक है, सूर्य से चला पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश जो है 8 मिनट 19 सेकंड का समय लेता है। इन विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का वेग 1,86,000 मील प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितने दिन? 365, 365.25, 365.50, 365.75। अब सभी को पता है जो पृथ्वी है उसको सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.5 9.51 सेकेंड का समय लगता है। याद रखेंगे। और इसे क्या कहते हैं? सौर दिवस कहा जाता है। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक बसंत विषुव वेर्नल इक्विनॉक्स से दूसरे बसंत ऋतु के बीच में समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। वर्ष 2000 में अन्य सामान्य वर्षों की तुलना में लगभग 5 मिनट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसमें 365 दिन 6 घंटे 13 मिनट के स्थान पर 53.26 सेकेंड। ठीक है, 9 मिनट के स्थान पर 53.26 सेकेंड हो गया है, जिसमें 9.51 सेकेंड के स्थान पर गणना की गई। ठीक है, अगला है आपका, और ऐसे जो वर्ष होते हैं इनको परिवर्ष एनोमेलिस्टिक ईयर कहते हैं, परिवर्ष। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी परिक्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? प्रति मिनट लगभग कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये जो है 49 किलोमीटर, 59 किलोमीटर, 69 किलोमीटर या 79 किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर होता है, ये पूछ रहे प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो है पृथ्वी आपकी सही देखें तो 27 लगभग 27.8 किलोमीटर
मतलब इसकी पर मिनट जो है वो होती है, चाल इसकी होती है गति 27.8 किलोमीटर पर मिनट होती है। तो ये ऑप्शन इसका होना चाहिए यहाँ पे, ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, 49 किलोमीटर नहीं होती है, 59 किलोमीटर भी नहीं होती, 69 किलोमीटर भी नहीं होती और 79 किलोमीटर भी नहीं होती है। ये आपके 45 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, लेकिन आप याद रखिएगा ये कभी चेंज नहीं होती है। पृथ्वी की जो पर मिनट दूरी पर मिनट दूरी मतलब चाल होती है, एक तरह से देखा जाए 27.8 किलोमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। ये बताना है आपको, जो पृथ्वी है वहां पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। कहाँ पर अधिक रहती है ये बताना है। अब इस यहाँ पे आपको अब अक्षांश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको बताना है। ठीक है, शून्य अक्षांश के पास, शून्य अक्षांश के पास फिर आपसे पूछ रहा है शून्य अक्षांश हो गया, इसके बाद 23 डिग्री अक्षांश के पास, 50 डिग्री अक्षांश के पास। इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है ये होगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो पृथ्वी है आपकी, ये मरुभूमि अर्थात मरुस्थल जो होने की संभावना जहां पर अधिक रहती है वो होते हैं 23 डिग्री अक्षांश। 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है मरुस्थल होने की ज्यादा प्रबल संभावना रहती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर है आपका 13। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? सौर प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का आंतरिक भाग, कोलोराडो और खाड़ी धारा, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो एक प्रभावी जो कोरियोलिस बल होता है ये आपका पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है। जब पृथ्वी आपकी अपनी सतह पर घूमती है ऐसे, तो इस पर एक कोरियोलिस बल कार्य करता है। ठीक है, तो पृथ्वी का घूर्णन के द्वारा ही कोरियोलिस बल कार्य करता है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। धरातल पर प्रवाहित धाराओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा यह निर्धारित होती है। पृथ्वी की अक्षीय गति से उत्पन्न विक्षेपक बल के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस बल की खोज जीजी कोरियोलिस द्वारा किए जाने के कारण इसका नाम कोरियोलिस बल पड़ा। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में से कोरियोलिस बल सही है। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल है इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। अभी बताया था कि बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या शनि? क्या पता नहीं किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? आप सभी को पता है जो शनि जो होता है ये आपका इसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है, और पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। अगर आपसे पूछते हैं तो सबसे अधिक किसका है? पृथ्वी का है, और सबसे कम है आपका शनि का। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में डैश लेता है 28.5 वर्ष, 36 वर्ष, 29.5 वर्ष या 84 वर्ष। जो शनि है वो आपके सूर्य के चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष लेता है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश लेता है। यूरेनस की बात करेंगे, ये जो है आपका यूरेनस को हिंदी में अरुण ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेते हैं? 84 वर्ष, 36 वर्ष, 18 वर्ष या 48 वर्ष। तो यूरेनस आपको 84 वर्ष लेता है सूर्य का परिक्रमा करने में। अगला आपका जियोडेसी वह विज्ञान है। अब बताना है आपको जियोडेसी क्या है। तो जियोडेसी आपका वह विज्ञान है जो संबंधित है स्थलीय चट्टान की रेटिंग से, पृथ्वी के आयाम की माप से, पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, पृष्ठ द्वारा किए गए परिवर्तन की रिकॉर्डिंग से। हमें बताना है इसका क्या राइट आंसर होगा। तो जो जियोडेसी है वह आपका पृथ्वी के आयाम के माप से संबंधित है, पृथ्वी के आयाम के माप से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या प्रधान माध्यान्ह रेखा। तो इसका जो
मानक समय जो निर्धारित करने का आधार होता है वो होता है प्रधान माध्यान्ह रेखा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर या अटलांटिक महासागर से होकर। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये आपकी प्रशांत महासागर से होकर के खींची जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबंधित प्रतिबिंब रेखा है होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग अलग करती है। यह ग्रीनविच अर्थात इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में शांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहां कोई स्थल भाग पड़ता है इसे मोड़ दिया जाता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल की बात की गई है, यहाँ पे जो क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है ये बताना है आपको। ठीक है, इसका जो है यूरोप, अफ्रीका। अब आपको सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है ये बताना है। यूरोप, अफ्रीका, फिर और क्या ऑप्शन दिया हुआ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो वैसे तो जो है आपका अफ्रीका जो है सबसे बड़ा है। सबसे पहले में है आपका अफ्रीका में, आप बताएंगे अफ्रीका यहाँ पे जो है सबसे बड़ा है, ये आप याद रखिएगा। और सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले नंबर पर एशिया आता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, ये आप याद रखेंगे। थोड़ा सा इसे देख लीजिए, जिनमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसका क्षेत्रफल जो है 44 करोड़ 57 लाख 9 हजार है वर्ग किलोमीटर है। और अन्य महाद्वीपों के क्षेत्रफल इस प्रकार दिए हुए हैं, देख लीजिएगा। अफ्रीका का है आपका, अफ्रीका का आपको दिया हुआ है 365,000। आप ऐसे देख सकते हैं क्योंकि संख्या काफी ज्यादा बड़ी है। उत्तरी अमेरिका का है इतना, फिर दक्षिण अमेरिका का इतना दिया हुआ। मतलब सबसे कम ज्यादा जो है एशिया का है, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये याद तो होगा नहीं, इतनी बड़ी काउंटिंग है, इसलिए आप ये देख लीजिए, क्रम जरूर देख लीजिए कि क्रम में सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। आपका सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। उल्लेखनीय है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अगर यहाँ पर एशिया दिया होता है ना ऑप्शन में, तो सबसे आपका ऑप्शन होता है एशिया। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। आप सभी को पता है कि सबसे अधिक जो है देश किस महाद्वीप में है, ये अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश है, याद रखेंगे। यूरोप में आपके 51 देश है, एशिया में आपके जो है 50 देश है, और जो उत्तरी अमेरिका है यहाँ पर आपके 23 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? रूस, चिली, चीन या ब्राजील। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा चिली। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव या क्यूबा। सर्वाधिक द्वीप वाला जो आपका देश है वो है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे अधिक द्वीप 17,508 है। 17,508 द्वीप है इंडोनेशिया में। फिलीपींस की बात करेंगे तो यहाँ पर 7,641 द्वीप हैं। मालदीव की बात करेंगे 1192 द्वीप हैं, और क्यूबा में जो है आपका 4,195 द्वीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर या सुमात्रा। यहाँ पर जो है बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बोर्नियो का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ठीक है, जबकि मेडागास्कर, सुमात्रा तथा ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, और ये सेकंड थर्ड नंबर पे आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? अब यहाँ पे सीमा रहित बोल रहा है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। न्यूजीलैंड,
फिलीपींस, जापान या क्यूबा? ये जो है जापान, इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान एक ऐसा देश है जिसकी जो है किसी अन्य देश की भूमि के साथ सीमा संलग्न नहीं होती या सीमा साझा नहीं होती है। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र द्वारा घिरा होता है। जैसे सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा, 3,77,915 वर्ग किलोमीटर। तत्पश्चात फिलीपींस का जो आपका फिलीपींस का है 3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है, नहीं 3 लाख वर्ग किलोमीटर में है। न्यूजीलैंड का है आपका 2,68,537 वर्ग किलोमीटर पे है और क्यूबा का है आपका 1,10,860 वर्ग किलोमीटर पे है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यूपीपीएससी में भी पूछा गया है। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है आपका होन्शु। होन्शु जो है जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। जापान मुख्यतः 4 द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु का समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा या यूनाइटेड किंगडम? तो जो ग्रीनलैंड है आपका, ये आपका जो है डेनमार्क का भाग है। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है और ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन है। नूक ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 1 से 3 मीटर तक है। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि डेनमार्क की राजधानी क्या है? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। डेनमार्क की राजधानी के अगर आपको पता हो तो बताइएगा, नहीं पता हो तो भी आप लिख सकते हैं, हम उसमें जो है पिन कर देंगे कमेंट में। ठीक है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो महाद्वीपीय जो बहाव है इसका सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया जाता है? जे विल्सन, ए वेगनर, डू टोइट, एच हेस और उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। ये आपके 67वें बीपीएससी में पूछा गया, 2022 में क्वेश्चन है। ये जो है ए वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वे जल के लिए सरंध्र होते हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों होती हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो ये जो है आपके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है जो आग्नेय चट्टानें होती हैं। ये जो है सही होगा सी ऑप्शन। आग्नेय चट्टानें इग्नियस रॉक्स पिघले मैग्मा के ठंडा और ठोस होने से बनती हैं और ये रवेदार होती हैं। यहाँ पर परतें नहीं पाई जाती हैं, पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, पूरा जीवाश्म वगैरह जो है अवसादी चट्टानों पर मिलते हैं और आग्नेय चट्टानों को जो संबंध है प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश बहुत कम होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। यहाँ पे ये तो गलत है। ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, ये भी गलत है। ये शैलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये सही है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, इनका निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इनमें जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं, परतें नहीं पाई जाती, किंतु ये शैलें जो है रवादार नहीं होती। ना तो रवादार होती, ना इनमें जो है आपके जीवाश्म पाए जाते हैं, लेकिन ये रवेदार नहीं होती और ना ही इनमें क्रिस्टल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? एस्कर और ड्रमलिन की बात की गई है, ये किसके संबंध में है ये बताना है। ये जो है एस्कर क्रूड ब्रेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, ये बताना है इसमें जो है कौन सा सही है ये बताना था। तो इसका जो है एस्कर जो है क्रूड ब्रेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, एकदम सही है। ड्रमलिन जो है ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, जो ड्रमलिन है ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी आपका सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों में विशेषता है, ये नहीं, ये गलत है। फिर है आपका 33वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ड्रमलिन जो है ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, जो ड्रमलिन है ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, ये भी आपका सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों में विशेषता है, ये नहीं, ये गलत है।
जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं। ये सही है। दिए गए विकल्पों में से कौन से सही है? तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। माउंट एटना है एक पर्वत, एक पर्वत शिखर, एक ज्वालामुखी, एक पठार। तो माउंट एटना एक प्रकार का ज्वालामुखी है। माउंट एटना की बात करेंगे, यह का आपका एक्टिव वॉल्केनो जो सक्रिय ज्वालामुखी है, जो इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई 3350 किलोमीटर है। ठीक है, 3350 मीटर है इसकी टोटल लेंथ, टोटल हाइट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मौना लोवा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का, शांत ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। आपसे पूछ सकता है कि मौना लोवा जो है किसका उदाहरण है? ये जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, और ये आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में स्थित है। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, और ये बीपीएससी की ही क्लास है पूरी की पूरी, आप जो साथी अपने बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये बेनिफिट होगी। और जितने भी एग्जाम है देखो, सबसे ऑथेंटिक क्वेश्चन बीपीएससी ही बनाता है, इसलिए बीपीएससी क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। आप पूरे क्वेश्चन जरूर करते रहिए, और इससे देखिए कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि अब आपके पास टाइम बचा नहीं है। इसलिए जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा क्लास कंप्लीट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन में है, दिया हुआ है कि जो वर्ष 2004 के हिंद महासागरीय भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। अब यहाँ आपको गलत बताना है, गलत कथन कौन सा है। सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से आधा गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। ये आपका एकदम सही है। ठीक है। फिर आपका दूसरे, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिक रेंज से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया। ये भी सही है। अगला है आपका, ये ऑप्शन है, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा है। ऐसा नहीं है, ये गलत है। बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिणी देनों होने से सुनामी लहरों की प्रबलतम शक्ति पूर्व पश्चिमी दिशा में थी। ये भी जो आप सही है। ठीक है, ये भी आपका सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। ये जो है गलत है, ये सही है आपका। ये आपका 47वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 36। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, या ब्लॉक पर्वत। तो जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं ये आपकी नवीन मोड़दार पर्वतों पर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, एंडीज, रॉकी, आल्प्स। तो ये जो है विश्व की जो सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है वो है आपकी एंडीज। एंडीज जो है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। इसकी लंबाई की बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई है 7200 किलोमीटर है। 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है एंडीज पर्वत श्रृंखला की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किन के मध्य पाई जाती है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, दक्षिण अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट, लाल सागर तथा फारस की खाड़ी, एशियाई प्लेट तथा प्रशांत प्लेट। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो कोकोस प्लेट जो है ये आपको मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको 39, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल किस प्रदेश से संबंधित है? ये आपका जो रस्ट बाउल है ये जो आपका ऊपरी, इसका जो राइट आंसर है ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया और पिट्सबर्ग। तो ये जो है आपका
इन सभी में से जो एक से अधिक जगह से संबंधित है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपको 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। जैसे कि जो रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलियानस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो तथा पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें जो है ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल है, अतः एक से अधिक विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिमंजारो। किलिमंजारो है क्या है? एक आग्नेयगिरी, द्वीप, सुरंग या नदी? तो किलिमंजारो एक आग्नेय वैल्क्यूलो है। ठीक है, आग्नेयगिरी वैल्क्यूलो है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम कैसर बिलहोम स्पिट्ज और यह एक आग्नेयगिरी ज्वालामुखी पर्वत है। अगला क्वेश्चन है गोबी। गोबी का मरुस्थल है चीन में, पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में या दक्षिण अमेरिका में? तो जो गोबी का मरुस्थल है ये आपका जो है चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण खनन हेतु, टीन खनन हेतु, अभ्रक खनन हेतु, लौह अयस्क हेतु? जोहान्सबर्ग आपका ये जो है स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। गोल्ड के लिए जो है ये बहुत ही फेमस है स्वर्ण खनन हेतु। जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका के गोटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है और यह जो है सोना और हीरा दोनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43। निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन? में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये जो है जो आपका स्थल रुद्ध देश है वो है आपका हंगरी। हंगरी आपका जो है स्थल अवरुद्ध देश है। और भी बहुत सारे स्थल अवरुद्ध देश हैं, देख लेते हैं। हंगरी स्थल अवरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। ठीक है, बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर और दक्षिण तथा रोमानिया से यूक्रेन की सीमा काला सागर से होकर मिलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं क्या है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ। अब आपसे जो है सीमाओं से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ है। लेबनान, सीरिया तथा टर्की और जॉर्डन के साथ में आपकी सीमाएं हैं इसके। लेबनान, टर्की, जॉर्डन तथा मिस्र के साथ है। ये लेबनान, सीरिया, इराक तथा मिस्र के साथ है। आपको याद रखना है लेबनान है इजराइल की सीमा में, जो है सीरिया है, जॉर्डन है और मिस्र। ये ऑप्शन इसका राइट है। 45 नंबर क्वेश्चन है संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? ये जो क्वेश्चन है कल आपको पढ़ाए थे, जो है ये आपको कल पढ़ाया था ना हमने ज्योग्राफी में, क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है, क्लास 6 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये देखिए। और यही आपका हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 6 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और यही आपको कल SCRT में पढ़ाया था हमने। SCRT की क्लास जो क्लास चलती है आपके, इसमें सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। और वही क्वेश्चन देखिए BPSC ने भी पूछा है, इसलिए SCRT जरूर करिएगा। पूरी क्लास होने के बाद हम उसके सारे के सारे क्वेश्चन भी करवाते हैं, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? अरावली, सतपुड़ा, पामीर, म्यांमार? तो संसार की छत जो है पामीर को कहते हैं। पामीर का जो पठार है उसे विश्व की छत या संसार की छत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका 46। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका, पाकिस्तान, बर्मा, भारत? पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का जो नाम है वो है आपका श्रीलंका। ठीक, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हम पढ़े चलेंगे 47 नंबर क्वेश्चन पे। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 1/4 है, आधा है, 2/3 है या 3/5 भाग है। ठीक है, ये जो है बताना कितना है, ये 2/3 भाग जो है पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29% भाग पर स्थल स्थित है और लगभग 71% भाग पर जो है जल क्षेत्र वाटर एरिया का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है 48। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है?
उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या भूमध्य रेखा। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट जो स्थान है वो है आपका उत्तरी ध्रुव। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली 4 किलोमीटर की गहराई पर है, और जो पृथ्वी के केंद्र से लगभग 65,4553 की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट आपका 49 नंबर क्वेश्चन। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर के 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। और यह कटक क्या है? बताना है यह कटक कौन सा है। सुकोत्रा लक्षद्वीप चैगोस कटक ये नहीं है। प्रशांत कटक, अंटार्कटिका कटक प्रशांत जो है ये भी नहीं है। डॉल्फिन चैलेंजर कटक ये भी नहीं है। मध्य महासागरीय कटक ये है। मध्य महासागरीय कटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, और ये जो है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। गल्फ स्ट्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि जो है गल्फ स्ट्रीम से कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस में भी पूछेंगे, अदर स्टेट पीसीएस में भी गल्फ स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए आपको इसमें ही 97-98 में आया, फिर 2000 में आया, और इसके बाद भी कई बार गल्फ स्ट्रीम से क्वेश्चन बने हैं। गल्फ स्ट्रीम है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, एक जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातलीय धारा। जो गल्फ स्ट्रीम है ये आपका एक महासागरीय धारा है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कैसी धारा है ये? यह एक महासागरीय धारा है। दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है क्लास को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करिए आप सभी लोग, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अभी जब तक आपका एग्जाम चल रहा है और ये घटना चक्र की जो सीरीज है कंटिन्यू चलेगी, अभी आपका न्यू एडिशन चल रहा है। ठीक है, आपको डेली नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हमने पॉलिटी देखी यहाँ पे फिनिश कर दी है। जितने भी पॉलिटी के अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिटी आपकी फिनिश हो चुकी है, मतलब पॉलिटी खत्म हो गई है। अब हम ज्योग्राफी पूरी एंड करेंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पहले ज्योग्राफी एंड हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, या तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे या फिर हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।